विवेक शेंकिलू के ड्रिंक पर आंख गड़ाए इस ताक में बैठा हुआ था कि कब वो अपनी ड्रिंक पिएगा, पर शेंकिलू उसे हाथ तक नहीं लगा रहा था। कुछ देर बाद शेंकिलू ने जैसे ही अपना ग्लास ऊपर उठाया, विवेक की आंखों में चमक आ गई। पर अगले ही पल उस कमरे का दरवाजा खुला और शेंकिलू का एक बॉडीगार्ड कमरे में अंदर आया। उसने शेंकिलू के कान में कुछ कहा। शेंकिलू ने तुरंत ही अपना ग्लास नीचे रख दिया और अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। आई एम सॉरी मिस्टर रॉबर्ट, पर मुझे निकलना होगा। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? इतनी महंगी ड्रिंक छोड़ के जाना सही नहीं है। विवेक ने हड़बड़ी में कुछ भी कह दिया था। शेंकिलू को उसकी ये बात अजीब लगी और उसने शक भरी निगाहों से विवेक की तरफ देखा। मेरा मतलब है, हमारे पार्टनरशिप की खुशी में हमने ये ड्रिंक ऑर्डर किया था। अब ऐसे सेलिब्रेशन के बीच से उठ के जाना इज नॉट गुड। आपको इस ड्रिंक की इतनी चिंता क्यों है? इससे पहले कि विवेक कुछ कह पाता, वहां खड़े शेंकिलू के 2 बॉडीगार्ड्स बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। शेंकिलू ने एक नजर उनकी तरफ देखा और फिर गुस्से में लाल आंखों से पीछे मुड़कर विवेक की तरफ। यू ब्लडी! शेंकिलू के बॉडीगार्ड ने अपने बॉस का इशारा समझा और तुरंत विवेक के सर पर बंदूक तान दी। बताओ कौन हो तुम लोग? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? विवेक ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ गुस्से से शेंकिलू को देखने लगा। ऐसे नहीं बताएगा तू। इसे मार दो, फिर इसका साथी जरूर अपना मुंह खोलेगा। बॉडीगार्ड विवेक पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी सोहेल बीच में कूदा। रुको, मैं बताता हूँ। तुम हमें जानते हो। हम शेंकिलू का बॉडीगार्ड भी सोहेल की तरफ देख रहा था। इससे पहले कि सोहेल अपनी सच्चाई बताता, विवेक ने उस बॉडीगार्ड के हाथ पर एक जोर की लात मारी और उसकी गन नीचे गिर गई। सोहेल ने भी तुरंत एक्शन लिया और जाकर शेंकिलू को एक जोर का घूंसा मारा। शेंकिलू अपनी जगह से हिल गया। अब इन चारों में हाथापाई शुरू हो गई। विवेक इस वक्त शेंकिलू के बॉडीगार्ड से लड़ रहा था और शेंकिलू सोहेल से। कुछ देर में लड़ाई की आवाज सुनकर बाहर खड़े 2 और बॉडीगार्ड्स अंदर आ गए। अब विवेक और सोहेल के सामने 4 लोग थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हाँ में सर हिलाया। उन दोनों की आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ जोश दिखाई दे रहा था। दोनों आगे बढ़े और उन चारों से लड़ने लगे। विवेक आज किसी भी हाल में शेंकिलू को नहीं खो सकता था। शेंकिलू जैसे ही विवेक के सामने आया, विवेक ने उसके मुंह पर कई पंचेस मारे। शेंकिलू की हालत खराब हो गई और उसके मुंह से खून बहने लगा। विवेक और सोहेल ने अपनी पूरी ताकत से बाकी 3 बॉडीगार्ड्स को धूल चटा दी थी, लेकिन इस लड़ाई में सोहेल को भी बहुत चोट आई थी। बाकी 3 बॉडीगार्ड्स जमीन पर बेहोश पड़े थे और सोहेल भी जमीन पर बैठा हुआ था। उसके पैर में गहरी चोट आई थी, जिस वजह से वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। अब बचा था तो सिर्फ शेंकिलू। विवेक को अब अपनी जीत पक्की लग रही थी। उसने अपनी पॉकेट से गन निकाली और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। बहुत भगाया तुमने मुझे, पर गीदड़ शेर से आखिर कब तक भागेगा? ये कहकर विवेक शेंकिलू की तरफ आगे बढ़ा, पर अचानक शेंकिलू ने अपनी जेब से कोई व्हाइट पाउडर निकाला और विवेक की आंखों में छिड़क दिया। विवेक की आंखें जलने लगी और वो अपनी आंखें मलने लगा। सोहेल ने खड़े होने की कोशिश की, पर उसके पैर ने साथ नहीं दिया। विवेक ने जब अपनी आंखें खोली तो शेंकिलू का वहां कोई नामो निशान नहीं था। विवेक तुरंत वहां से भागा और उसने पूरी जगह छान मारी, पर शेंकिलू उसे कहीं नहीं मिला। विवेक सोहेल को लेकर अपने रूम में वापस आ चुका था। सोहेल पेन किलर्स लेकर सोया हुआ था और विवेक कर्नल के साथ कॉल पर था। वो इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान और गुस्से में था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतने करीब आकर वो शेंकिलू मेरे हाथ से कैसे निकल गया। पूरा सेटअप सही था, उसके आदमियों को भी हमने मार गिराया था। पता नहीं उसने मेरी आंखों में क्या छिड़का और उसके बाद वो ऐसे गायब हुआ जैसे कि कोई भूत हो। विवेक, इस आदमी को आज तक उसके लिए काम करने वालों ने भी नहीं देखा है। सिर्फ उसके कुछ करीबी लोग ही उसका असली चेहरा जानते हैं। तुम्हें लगता है वो आदमी इतनी आसानी से हाथ आएगा, जो अब तक किसी के हाथ नहीं आया? तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, पर अब आगे क्या करना है ये सोचो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस वक्त तो मेरे दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है। विवेक, लेकिन अब उसे पकड़ना और भी मुश्किल होगा। वो एक चालाक आदमी है। उसे पहले ही पता था कि तुम उसके पीछे लगे हुए हो। आई एम प्रीटी श्योर वो तुम्हें पहचान गया होगा। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। उससे लड़ते वक्त मैंने उसकी आंखों में देख लिया था कि
वो मुझे पहचान गया है। विवेक ने अचानक देखा कि उसे उसके रशियन कॉन्टैक्ट में से किसी का कॉल आ रहा था। कर्नल, आई कॉल यू बैक। विवेक ने तुरंत वो कॉल उठाया। हेलो विवेक, हमें शैंकिलू की एक सॉलिड लीड मिली है। शनाया अपनी गाड़ी में अपनी ऑफिस की तरफ जा रही थी। वो इस वक्त बहुत परेशान थी। उसके दिमाग में रह रह के उसके प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन वाली बात घूम रही थी। शनाया ने अब तक ये बात किसी से शेयर नहीं की थी, इसलिए वो और ज्यादा टेंशन में थी। ये बात सोचते सोचते शनाया का ध्यान रोड पर नहीं रहा और अचानक उसके सामने एक बच्चा आ गया। शनाया ने उस बच्चे को बचाने के लिए तुरंत ही अपनी स्टीयरिंग व्हील घुमाई और उसकी गाड़ी अनबैलेंस हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां कोई बच्चा नहीं था। फिर जैसे ही उसने सामने देखा, उसके सामने एक पेड़ था। शनाया की आंखें खौफ से बड़ी हो गई और अगले ही पल उसकी गाड़ी पूरी रफ्तार से जाकर पेड़ पर टकरा गई। शनाया का सर स्टीयरिंग व्हील पर आकर लगा और उसके सर से खून बहने लगा। वो वहीं पर बेहोश हो गई और उसके कार का हॉर्न दूर दूर तक गूंजने लगा। रास्ते में आते जाते लोगों ने शनाया को अस्पताल पहुंचाया और इस वक्त हॉस्पिटल के एक रूम में शनाया बेहोश पड़ी हुई थी। उसका इलाज हो चुका था, पर अभी तक उसे होश नहीं आया था क्योंकि एक्सीडेंट का केस था और वो इलाका इंस्पेक्टर शालिनी का था। तो वो अस्पताल वालों ने शालिनी को भी इन्फॉर्म कर दिया था। वो इस वक्त शनाया के पास बैठी हुई थी और उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी। पहले तो हर महीने इस विवेक से अस्पताल में मुलाकात होती थी और अब उसकी बीवी यहाँ दिखाई देने लगी है। हे भगवान, क्या होगा इन दोनों का। शालिनी अपनी सोच में गुम थी कि अचानक धीरे से शनाया ने अपनी आंखें खोली। आंख खोलते ही शनाया घबरा गई। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। शालिनी ने शनाया के सर पर हाथ रखा। शांत हो जाओ सनाया, घबराओ मत। तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। मैंने अभी अभी डॉक्टर से बात की है और तुम्हारी चोट भी ज्यादा गहरी नहीं है। तुम्हें जल्द ही डिस्चार्ज मिल जाएगा। शालिनी की बात सुनकर शनाया ने चैन की सांस ली, पर एक्सीडेंट की वजह से उसकी मेंटल कंडीशन भी इस वक्त ठीक नहीं थी। वो अगले ही पल रोने लगी। शालिनी, मुझे विवेक चाहिए, प्लीज उसे बुला दो, प्लीज। शालिनी ने सनाया को समझाने की कोशिश की, पर सनाया चुप नहीं हुई। उससे सनाया की हालत देखी नहीं गई और बाहर निकलकर उसने विवेक को कॉल किया। विवेक को शैंकिलू की एक लीड मिली हुई थी और वो उसी सिलसिले में बाहर जा रहा था। तभी उसका फोन बजा। विवेक ने कॉल उठाया। शालिनी, मैं इस वक्त बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। विवेक, सनाया का एक्सीडेंट हो गया है। विवेक काम के लिए बाहर जा रहा था, पर तभी शालिनी के मुंह से सनाया के एक्सीडेंट की खबर सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए। कुछ पलों के लिए वो सब कुछ भूल गया और उसके सामने सिर्फ सनाया का चेहरा घूमने लगा। शालिनी ने विवेक को न्यूज तो दे दी, पर उसे विवेक की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। हेलो हेलो। शालिनी ने देखा कि कॉल कट चुका था। उसे लगा विवेक बिजी होगा, इसलिए उसने दोबारा कॉल नहीं किया और वापस कमरे के अंदर आ गई। सनाया के चेहरे पर उदासी छा गई। क्या हुआ? आपने बताया उसे? क्या वो आ रहा है? एक्चुअली कॉल कनेक्ट ही नहीं हुआ। मैं कुछ देर बाद फिर ट्राई करूंगी। और विवेक को लेकर कई बुरे ख्याल उसके दिमाग में चक्कर लगाने लगे। सुहेल नींद से जागा और उसने देखा कि विवेक अपना सामान पैक कर रहा था। सुहेल उठकर बैठ गया और अपनी आंखें मलने लगा। क्या हुआ विवेक भाई, कहीं जा रहे हो? अच्छा हुआ तुम उठ गए, मुझे लगा तुम्हें बिन बताए ही निकलना पड़ेगा। मैं इंडिया जा रहा हूं। अब तक सुहेल आधी नींद में था, पर विवेक के मुंह से बात सुनते ही उसकी पूरी नींद गायब हो गई। इंडिया वापस? क्यों? अब नहीं पकड़ना शैंकिलू को? ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है सुहेल, और मुझे उसके पास जाना होगा। सुहेल ने खड़े होने की कोशिश की, पर उसके पैर ने साथ नहीं दिया। भाई मैं भी चलता हूँ आपके साथ, यहाँ अकेले क्या करूंगा? नहीं, अभी तुम्हारी हालत ट्रेवल करने वाली नहीं है। तुम कुछ दिन आराम करो और फिर आने की सोचना। क्या पता तुम्हारे वहां आने से पहले ही मैं वापस आ जाऊं। विवेक ने अपने बैग की चैन लगाई और सुहेल को अलविदा कहकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। रात हो चुकी थी
और सनाया हॉस्पिटल में अपने बेड पर लेटी हुई थी। वो खिड़की के बाहर आसमान के तारों को देख रही थी। शालिनी नीचे काउंटर पर उसके डिस्चार्ज के पेपर्स तैयार करवा रही थी। तभी अचानक सनाया के कमरे का दरवाजा खुला। सनाया ने आसमान से अपनी नजर हटाई और पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने विवेक खड़ा था। विवेक ने तुरंत ही सनाया को गले लगा लिया और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। विवेक बिना कुछ कहे सनाया को पकड़कर कुछ देर रोता रहा। विवेक, आई एम फाइन, कुछ नहीं हुआ है मुझे, और हमारा बेबी भी ठीक है। इट वॉज जस्ट अ माइनर एक्सीडेंट। विवेक सनाया से दूर हटा और पास रखे एक स्टूल पर बैठ गया। आई एम सॉरी सनाया, ऐसे वक्त में मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। मैं होता तो शायद ये एक्सीडेंट। सनाया ने तुरंत विवेक के होंठों पर अपनी उंगली रख दी। तुम होते तो भी ये एक्सीडेंट होता। जो होना होता है वो होकर ही रहता है विवेक। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि तुम मेरे पास आ गए, और मुझे देखो, मुझे कोई गहरी चोट नहीं लगी है। अभी तो मुझे डिस्चार्ज भी मिलने वाला है। शालिनी पेपर्स रेडी करवाने गई है। तभी सनाया के कमरे का दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर शालिनी अंदर आई। देखो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अच्छा बेटा, पति आ गया तो मैं शैतान बन गई, सही है। तभी इस बात पर हंसने लगे। विवेक ने शालिनी को इशारा किया और दोनों कमरे से बाहर चले गए। पता नहीं तुम नहीं होती तो क्या होता शालिनी। थैंक यू सो मच। जैसे तुमने कॉल काटा था, मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आओगे, पर अच्छा लगा तुम्हें देखकर। शालिनी ने विवेक को सनाया की कंडीशन और एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बता दिया। कुछ देर में सनाया को डिस्चार्ज मिल गया। विवेक उसे लेकर घर पहुंच गया। कुछ दिन बीत गए और इन कुछ दिनों में विवेक ने एक पल के लिए भी सनाया को अपनी नजरों के सामने से दूर नहीं जाने दिया। वो बहुत अच्छे से सनाया का ख्याल रख रहा था। वो उसे टाइम पर मेडिसिन देता और उसकी ड्रेसिंग भी करता था। उसने सनाया का हर काम किया और उसे अपने हाथों से खाना बनाकर भी खिलाया। सनाया ने भी कई बार इसी तरह विवेक की देखरेख की थी और अब बारी विवेक की थी। सनाया अब लगभग ठीक हो चुकी थी और एक शाम दोनों सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। सनाया ने अपना सर विवेक के सीने पर रखा हुआ था। विवेक, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम कोई और काम नहीं कर सकते क्या? सनाया, मैं खुद भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता, और अब जो हुआ है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। पर तुम जानती हो मेरा काम मेरे लिए सब कुछ है। अगर मैं देश की सेवा नहीं करूंगा तो फिर मैं एक आम आदमी बन के रह जाऊंगा। मेरी सिर्फ सांसें चलेंगी पर मैं जीऊंगा नहीं। सनाया विवेक को समझती थी। उसे पता था कि विवेक कभी नहीं बदलेगा और उसे ऐसे ही विवेक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर यहाँ रह के अपना काम कर लो। दूसरी कंट्री जाने की जरूरत क्या है? सनाया, हम एक आदमी को पकड़ने के लिए दूसरी कंट्रीज में भाग रहे हैं, वरना अपना देश छोड़कर कौन जाना चाहता है। दोनों बातें ही कर रहे थे कि बीच में विवेक का फोन बजा। उसे कर्नल का मैसेज आया था। विवेक, आई एम इन देहरादून, मुझसे यहां आकर मिलो। और कर्नल ने विवेक को एक लोकेशन सेंड किया था। विवेक तैयार होकर कर्नल से मिलने के लिए निकल गया। विवेक कर्नल के बताए हुए लोकेशन पर पहुंच चुका था। यह एक छोटा सा घर था जो कि एक सेफ हाउस की तरह ही था। दोनों हाथ में चाय का कप लिए आपस में बात कर रहे थे। तो आगे का क्या प्लान है विवेक? मुझे मेरे कॉन्टैक्ट्स ने बताया था कि उन्हें शैंकिलू की एक लीड मिली है, पर इससे पहले कि मैं उस लीड के बारे में पता कर पाता, मुझे इंडिया आना पड़ गया। आई अंडरस्टैंड विवेक, पर तुम और कितने दिन रुकने की सोच रहे हो? तुम्हें मिशन भी तो कंप्लीट करना है। आई नो कर्नल, पर इस वक्त सनाया को मेरी बहुत जरूरत है। वो मेंटली भी बहुत स्ट्रेस्ड है। जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। ओके, आई अंडरस्टैंड। सोहेल तो वहां पर है। मैं सोच रहा हूं किसी को वहां भेज देता हूं इस केस पर काम करने। कर्नल की यह बात विवेक के दिल पर तीर की तरह चुभी, क्योंकि यह उसका मिशन था और वो ही इसे पूरा करना चाहता था। पर इस वक्त हालात उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो खामोश रहा और चुपचाप खिड़की के बाहर देखने लगा। विवेक, हमारा काम ऐसा ही है। हमें अपनों को छोड़कर देश के लोगों के बारे में सोचना पड़ता है। कई बार हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसके लिए हमें कई पर्सनल सेक्रीफाइसेस देने होते हैं। तुम खुद कई सालों से काम कर रहे हो। आई थिंक मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। विवेक को पता था
कि कर्नल सही कह रहा है, पर उसका दिल नहीं मान रहा था कि वो सनाया को छोड़कर जाए। कुछ देर कर्नल से बात करने के बाद विवेक सनाया की गाड़ी लेकर वापस घर की तरफ निकल गया। विवेक गाड़ी चला रहा था, पर उसके दिमाग में कई बातें घूम रही थी और उसका चेहरा उतरा हुआ था। अचानक विवेक के फोन पर एक मैसेज आया। यह मैसेज भी अननोन नंबर से था। विवेक समझ गया कि यह मैसेज पक्का शैंकी लू की तरफ से होगा। उसने मैसेज पढ़ा, अगर तुमने दोबारा मेरे साथ चालाकी की तो अगली बार सिर्फ एक मामूली एक्सीडेंट नहीं होगा, कुछ बहुत भयानक होगा। मैसेज पढ़ते ही विवेक के दिमाग की बत्ती जली। इसका मतलब मेरी सनाया का एक्सीडेंट इस शैंकी लू ने करवाया था। मैं इस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तो बात पर्सनल हो गई है। अब यह मिशन मैं ही पूरा करूंगा। विवेक ने तुरंत अपने रशियन कॉन्टैक्ट को फोन किया, जिसने उसे लीड के बारे में बताया था। मुझे उस लीड की पूरी इंफॉर्मेशन दो। और जल्दी शैंकी लू के ड्रग्स का एक बड़ा कंसाइनमेंट मोरक्को जाने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली शैंकी लू भी वहां होगा। विवेक ने कर्नल को मैसेज में सब कुछ बता दिया और उसके मोरक्को की फ्लाइट बुक करने को भी कह दिया। उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई और घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचकर उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके सामने जमीन पर सनाया बेहोश पड़ी थी। विवेक ने तुरंत सनाया को अपनी गोद में उठाया और गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में सनाया की गायनेकोलॉजिस्ट ने उसका चेकअप किया और बताया कि प्रेगनेंसी में अक्सर औरतों को चक्कर आ जाता है और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयां लेकर विवेक और सनाया घर वापस आ गए। रात को अचानक सनाया की नींद खुली। उसने देखा कि विवेक बेड पर नहीं था। वो बाहर गई और उसने विवेक को बैल्कनी पर खड़ा पाया। विवेक हाथ में सिगरेट लिए किसी गहरी सोच में गुम था। उसका मोरक्को जाना तय था और वो सोच रहा था कि सनाया के लिए शायद उसे कुछ दिन और रुक जाना चाहिए। सनाया विवेक के पास आई और उसने विवेक के कंधे पर हाथ रखा। कोई टेंशन है? विवेक ने तुरंत अपनी सिगरेट बुझाई और उसे पैरों से रोक दिया। नहीं, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। सच बताओ, तुम्हें फिर से मिशन के लिए जाना है ना? विवेक ने सनाया से नजरें चुरा ली और दूसरी तरफ देखने लगा। विवेक, देन गो। तुम मेरी चिंता मत करो। यहाँ घर के नौकर हैं और फिर शालिनी भी तो है। आई प्रॉमिस, मैं अपना बहुत ख्याल रखूंगी। विवेक ने सनाया के माथे पर किस किया और फिर दोनों सोने चले गए। अगली सुबह विवेक कैब में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। अचानक उसे सोहेल का ख्याल आया। उसने तुरंत सोहेल को मैसेज किया, गॉट अ लीड, मोरक्को जा रहा हूं। अगर तुम ठीक हो तो आ सकते हो, वरना मैं अकेला ही काफी हूं। विवेक को तुरंत ही सोहेल का रिप्लाई आया, सी यू इन मोरक्को। विवेक मोरक्को पहुंचा। उसका एक पुराना दोस्त नितिन उसे एयरपोर्ट में लेने आया था, जो विवेक को उसके होटल में छोड़कर चला गया। कुछ देर में सोहेल भी वहां पहुंच गया और तभी उन्हें कर्नल का कॉल आया। गाइस, हमें एक टिप मिली। 2 दिन बाद मुंबई पोर्ट में एक ट्रक का कंसाइनमेंट आने वाला है। ये शैंकी लू कितने जगह हाथ मारेगा? अभी मोरक्को कंसाइनमेंट भेज रहा है और साथ में इंडिया भी। ये उसका बिजनेस है सोहेल। कर्नल, आपको किसी भी हाल में ये कंसाइनमेंट पकड़ना ही होगा। अब तक हम सिर्फ उस शैंकी लू का पीछा कर रहे थे, पर अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो खुद अपने बिल से बाहर आए, और उसके लिए इस कंसाइनमेंट का पकड़ा जाना जरूरी है। That's true. हम यहाँ संभाल लेंगे। तुम लोग वहां की अपडेट मुझे देते रहना। कर्नल अभिमन्यु और पल्लवी के साथ मुंबई पोर्ट में पहुंच चुका था। उसने अपने एक कॉन्टैक्ट की मदद से सबकी एंट्री करवा ली थी और एक रिसर्चर के तौर पे वो लोग वहां घूम रहे थे। बड़े बड़े शिप्स से कई कंसाइनमेंट वहां पहुंच रहे थे। कर्नल, यहाँ तो इतने कंसाइनमेंट्स आते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि ड्रग्स है किसमें? मैं भी वही सोच रहा हूँ अभिमन्यु, पर डोंट वरी, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। अचानक कर्नल को एक बॉक्स दिखा जिसमें चाइनीज में कुछ लिखा हुआ था। कर्नल ने उस ट्रक की तरफ इशारा किया जिसमें वो सामान रखा जा रहा था। अभिमन्यु, मुझे डाउट हो रहा है कि शायद ये वही बॉक्सेस हैं। तुम इस ट्रक के पीछे जाओ। अभिमन्यु कर्नल की बात मानकर उस ट्रक के पीछे निकल गया। कर्नल अभी भी श्योर नहीं था
इसलिए पल्लवी के साथ वो वहीं पर रुका हुआ था। वो ट्रक में भरे जाने वाले हर एक सामान को गौर से देख रहा था। कुछ देर में उसका फोन बजा। कर्नल, मैंने गलत ट्रक को फॉलो किया है। इसमें तो कुछ और ही है। ओके, तुम अभी वापस मत आओ, मेरे ऑर्डर्स का वेट करो। सुबह से शाम हो गई पर अभी तक ऐसा कोई सामान नहीं था जिसे देखकर कर्नल को डाउट हुआ हो। सर, मुझे तो लगता है वी मिस्ड इट, या फिर हमें टिप ही गलत मिली थी। मेरी टिप कभी गलत नहीं होती पल्लवी। तभी अचानक कर्नल को वहां के एक आदमी ने खबर दी कि उन्हें वहां से जाना होगा क्योंकि टूर का टाइम खत्म हो चुका है। अब लौटने के अलावा कर्नल के पास और कोई चारा नहीं था। वो और पल्लवी गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि अचानक पल्लवी ने एक ट्रक की तरफ इशारा किया। कर्नल, वो देखिए, उस बॉक्स में एसएल लिखा है और एक छोटा सा ड्रैगन बना हुआ है। कर्नल ने गौर से उस बॉक्स को देखा। गुडाई पल्लवी, हर कोई इस साइन को नोटिस नहीं कर पाता। कुछ देर में वो ट्रक आगे जाने लगा। कर्नल ने भी तुरंत अपनी गाड़ी चालू की और उस ट्रक का पीछा करने लगा। जैसे ही कर्नल को यह समझ आया कि ये ट्रक गोरेगांव के एरे के जंगल के रास्ते से होकर जाने वाला है, उसने अभिमन्यु को भी मैसेज करके वहीं बुला लिया। ट्रक जैसे ही उस रास्ते पहुंचा, कर्नल ने देखा कि ट्रक अचानक रुक गया। अभिमन्यु ने पहले ही गन दिखाकर ट्रक को वहां रोक लिया था। उस ट्रक में सिर्फ 2 आदमी बैठे हुए थे। वो रास्ता सुनसान था और सिर्फ कुछ गाड़ियां ही वहां से जा रही थी। अभिमन्यु को सामने देखकर वो दोनों आदमी ट्रक से बाहर निकले। उनमें से एक आदमी ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और वो भी गन निकालने ही वाला था कि पीछे से पल्लवी ने उसे लात मारी और उन चारों में लड़ाई शुरू हो गई। कर्नल ने बॉक्स के अंदर का सामान चेक किया जिसमें उसे ड्रग्स मिला। उसने मैसेज करके मुंबई पुलिस को टिप दे दी। पल्लवी और सोहेल ने उन दोनों आदमियों को बांधकर ट्रक के अंदर बिठा दिया। उन्होंने पुलिस के आने का इंतजार किया और पुलिस का सायरन सुनाई देते ही वहां से निकल गए। विवेक और सोहेल मोरक्को के एक नाइट क्लब में बैठे हुए थे। विवेक को खबर मिली थी कि मोरक्कन ड्रग लॉर्ड यहां किसी से मिलने वाला है। विवेक को अंदाजा था कि वो शैंकी लू ही होगा। विवेक के कॉन्टैक्ट्स ने उसे इस मोरक्कन ड्रग लॉर्ड की फोटो भी भेजी थी, तो विवेक उसे पहचान गया था। वहां कुछ लोग फ्लोर पे डांस कर रहे थे और आई हुई पब्लिक को देखकर समझ आ रहा था कि सभी ड्रग्स के नशे में धुत हैं। विवेक समझ गया कि ऐसी मीटिंग के लिए ये जगह परफेक्ट है। उसने सोहेल को इशारा किया और वो दोनों उस मोरक्कन ड्रग लॉर्ड की टेबल के पास जाकर डांस करने लगे। सोहेल का पैर अब बहुत हद तक ठीक हो चुका था। नाइस मूव्स विवेक भाई। मुझे नहीं पता था आप इतना अच्छा डांस भी कर लेते हो। विवेक ने सोहेल को आंख दिखाई और चुपचाप रहने का इशारा किया। वो मोरक्कन ड्रग लॉर्ड किसी से कॉल पर बात कर रहा था और विवेक उसे सुनने की कोशिश कर रहा था। उसकी बातों से विवेक को समझ आया कि कोई चाइनीज आदमी उसे ड्रग्स भेज रहा है और उससे मिलने के लिए ही वो यहां पर बैठा है। विवेक को मिली टिप कंफर्म होने के बाद वो और सोहेल दूर जाकर एक टेबल पर बैठ गए। कुछ देर में शैंकी लू अपने एक बॉडीगार्ड के साथ अंदर आया। भाई ये तो विवेक ने उसे चुपचाप रहने का इशारा किया। लगभग आधे घंटे उनकी मीटिंग चली और फिर शैंकी लू वहां से उठकर जाने लगा। शैंकी लू अपने एक बॉडीगार्ड के साथ एक गाड़ी में बैठा हुआ था और उसके सामने उसके 2 बॉडीगार्ड्स की एक गाड़ी जा रही थी। विवेक और सोहेल भी उनका पीछा करने लगा। जैसे ही एक सुनसान गली आई, विवेक ने शैंकी लू की गाड़ी के पीछे के टायर्स पर गोली चला दी। शैंकी लू की गाड़ी ने बैलेंस खो दिया और उसके ड्राइवर ने जल्दी से ब्रेक मारा। ये देखकर शैंकी लू के सारे बॉडीगार्ड्स गाड़ी से बाहर निकल गए। सिर्फ वो अंदर बैठा रहा। सोहेल चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार उसे पकड़ना ही है। सोहेल ने हाँ में सर हिलाया और वो दोनों भी अपनी गाड़ी से बाहर निकले। विवेक, सोहेल और शैंकी लू के बॉडीगार्ड्स के बीच अच्छी खासी लड़ाई शुरू हो गई। वो दोनों पूरे जोश में लड़ रहे थे और बॉडीगार्ड्स पर भारी पड़ रहे थे। भाई मैं इन्हें संभालता हूँ, आप शैंकी लू को पकड़ो। विवेक तुरंत ही शैंकी लू की गाड़ी की तरफ आया, पर जैसे ही उसने देखा शैंकी लू वहां नहीं था। शैंकी लू गाड़ी के अंदर से यह देख चुका था
कि उसके बॉडीगार्ड्स विवेक और सोहेल के सामने टिक नहीं पा रहे हैं और उसने विवेक की आंखों में एक आंख देखी थी। वो इसलिए गाड़ी से उतरकर फिर से गायब होने की फिराक में था। सोहेल ने तीनों बॉडीगार्ड्स को संभाल रखा था और उन्हें विवेक की तरफ जाने नहीं दे रहा था। विवेक ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई और उसने शैंकी लू को भागते हुए देखा। वो ज्यादा दूर नहीं गया था। विवेक तेजी से उसकी तरफ भागा और उसके पास पहुंचकर पीछे से उसे एक लात मारी। शैंकी लू सीधा मुंह के बल जमीन पर गिरा। विवेक ने उसे उठाया और लगातार उसे कई पंचेस मारे। शैंकी लू की हालत खराब हो गई। उसने शैंकी लू को कॉलर से पकड़ा और उसे खींचता हुआ गाड़ी की तरफ लेकर आया। फिर उसने अपना निशाना साधा और उन 3 बॉडीगार्ड्स पर गोली किसी के हाथ पर लगी, किसी के पैर पर तो किसी के पेट पर, और तीनों ही जमीन पर गिर पड़े। सोहेल ने हाथ उठाकर विवेक को थम्स अप का इशारा किया और फिर जाकर गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठ गया। विवेक ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर शैंकी लू को अंदर ढकेला और उसके सर पर गन तानकर खुद भी उसके साथ पीछे बैठ गया। सोहेल ने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों आगे निकल गए। पहले तो शैंकी लू के चेहरे पर 12 बजे हुए थे, पर कुछ देर में अचानक उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर वो धीरे धीरे हंसने लगा। सोहेल ने कंफ्यूज्ड होकर पीछे मुड़ के देखा और विवेक ने उसके सर पर तानी हुई गन की पकड़ और मजबूत कर दी। पागल हो गए हो क्या तुम? हंस क्यों रहे हो? हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे खुशी है कि मैं आज तुम्हारे साथ हूँ। विवेक को यह बात बहुत अजीब लगी। पहली बार सुन रहा हूँ कि जेल जाने से पहले भी कोई इंसान खुश होता है। जेल तो मैं जाने से रहा और मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि बड़े लंबे अरसे से मैं तुमसे ऐसे अकेले में मिलना चाह रहा था। आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। अगर मुझसे मिलना ही चाह रहे थे तो अब तक मुझसे भाग क्यों रहे थे? ओह कम ऑन विवेक, थोड़ा बहुत गेम खेलना तो बनता है ना, उसके बिना लाइफ में मजा ही क्या है। अच्छा, क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? इसका जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा। वैसे भाभी जी ठीक तो है ना? शैंकी लू के मुंह से सनाया का जिक्र छिड़ते ही विवेक गुस्से से आंख बबूला हो गया। शैंकी लू को समझ आ गया कि उसका निशाना सही लगा है। चलो ऊपर वाले की दया से बच गई वो। पर यार, तुम्हारा बच्चा, मेरी प्लानिंग में उसका बचना शामिल नहीं था। ये सुनते ही विवेक ने शैंकी लू का कॉलर पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीवी और बच्चे को नुकसान पहुंचाने की? तुझे तो मैं... विवेक ने गन के पीछे का सिरा उठाया और उससे शैंकी लू के सर पर मारने ही वाला था कि सोहेल ने उसे टोका। विवेक भाई रुक जाओ, ये आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है और आप इसके बहकावे में आ रहे हो। एक बार उस जगह पर पहुंच जाएं, फिर इसकी अच्छी खबर लेंगे हम। सोहेल की बात सुनकर विवेक का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ और उसने गन वापस शैंकी लू के सर पर तान दी। तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें मेरी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था और इस जंग को पर्सनल नहीं बनाना चाहिए था। पर्सनल मैंने नहीं बनाया है विवेक, ये जंग तो पहले से ही पर्सनल थी। व्हाट? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें मैं कुछ दिनों से ही जानता हूँ। तुम्हारे पीछे मैं इसलिए लगा हूँ क्योंकि तुम एक बहुत बड़े ड्रग डीलर हो और मुझे अपने देश को तुम जैसे लोगों से बचाना है। तो फिर ये पर्सनल कैसे हुआ? इसका जवाब जानने के लिए तुम्हें कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा विवेक। अभी सही टाइम नहीं आया है। बस इतना जान लो कि तुम्हारी और मेरी लड़ाई बहुत पहले से ही प्लान्ड थी एंड इट इज पर्सनल। वैसे अगर तुम्हारे पापा जिंदा होते तो तुम्हें इसका जवाब दे देते। शैंकी लू के मुंह से अपने पिता का जिक्र सुनकर विवेक चौंक गया था और उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखाई दे रहा था। मेरे पापा? तुम मेरे पापा को? विवेक भाई रहने दो ना, ये सिर्फ आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। इसने तो खुद बताया है कि इसे गेम्स खेलना कितना पसंद है। आप इसकी बातों को सीरियसली मत लो। कुछ देर बाद सुहेल ने एक सुनसान जगह पर एक छोटे से घर के सामने गाड़ी रोकी। उस एरिया में वो अकेला घर था और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ये एक छोटा सा एक रूम का घर था जिसे देखकर समझ आ रहा था कि यहाँ कई सालों से कोई रहा नहीं है। विवेक के पुराने दोस्त नितिन ने उसे इस घर के बारे में बताया था। विवेक सुहेल के साथ शैंकी लू को इस छोटे से घर के अंदर लेकर आया। उन्होंने एक चेयर पर उसे बिठाया और उसके हाथ पांव बांध दिए। बता, इंडिया में कहां कहां तेरे ड्रग सप्लाई होते हैं
और कौन कौन है तेरे पार्टनर्स? विवेक, क्या बचपन से ही तुम्हारे अंदर ये देश सेवा का कीड़ा था या बड़े होकर तुम्हें ये जोश चढ़ा? जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दे। वैसे बचपन से अनाथ होना कितनी बुरी बात है ना। तुम्हें तो बहुत याद आती होगी अपने माँ बाप की। विवेक ने एक जोर का पंच शैंकिलू के मुंह पर मारा। यह पंच इतना दमदार था कि उसी वक्त शैंकिलू के मुंह से खून बहने लगा। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप अपने लोकेशंस के बारे में बता, वरना इतना मारूंगा कि चेहरे पर कुछ भी नहीं बचेगा। शैंकिलू ने मुंह से भरा हुआ खून थूका। वैसे भाई बहन कितने थे तुम्हारे? शायद एक बड़ा भाई था ना, और उसे भी भगवान ने तुमसे छीन लिया। सो सैड। अब विवेक के कदम पीछे हट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शैंकिलू उसके बचपन के बारे में इतना कुछ कैसे जानता है। सोहेल ने विवेक के चेहरे के एक्सप्रेशंस देख लिए। वो विवेक को कमजोर होने नहीं देना चाहता था। विवेक भाई, बहुत बेसिक सा लॉजिक है। अपने दुश्मन के बारे में सब कुछ जानना, और इसने वही किया है। बस आपके पास्ट के बारे में पता लगाया है, इसलिए ज्यादा मत सोचो। अभी हमें इससे बहुत कुछ उगलवाना है। विवेक ने हाँ में सर हिलाया और फिर शैंकिलू के पास जाकर उसका मुंह अपने हाथ से दबोच लिया। तेरे ये ट्रिक्स अब और मुझ पर काम नहीं करेंगे। जब तक आराम से पूछ रहे हैं सब कुछ उगल दे, वरना टॉर्चर के और भी तरीके हैं हमारे पास। ये कहकर विवेक ने शैंकिलू का मुंह झटकते हुए छोड़ा। वैसे पंजाब बहुत अच्छा स्टेट है, बस कुछ इलाकों में यूथ बिगड़ चुके हैं ड्रग्स के कारण। पर मुझे क्या, मेरा तो फायदा ही हो रहा है। वैसे तुम पंजाब के अपने उस घर में जाते नहीं हो कभी? तुम्हें अपने खेतों की याद नहीं आती? विवेक अब अपना आपा खो चुका था। वो बाहर गया और एक मोटी सी लकड़ी लेकर आया। वो उसे उठाकर शैंकिलू के सर पर मारने ही वाला था कि सोहेल ने पीछे से उसकी लकड़ी को पकड़ा। विवेक भाई, क्या कर रहे हो? मर जाएगा वो। और वैसे भी हमने कर्नल को अब तक ये बात नहीं बताई है। पहले हम उनसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखेंगे इसका क्या करना है। विवेक ने लकड़ी छोड़ दी, पर वो अभी भी गुस्से से शैंकिलू को देख रहा था और शैंकिलू के चेहरे पर एक स्माइल बनी हुई थी। विवेक और सोहेल घर के बाहर गए और दोनों ने एक एक सिगरेट जलाई। ये आदमी सच में खिलाड़ी निकला। पूरी जन्म पत्री निकाल रखी है इसने आपकी। वही बात तो मुझे अजीब लग रही है सोहेल। अगर इसे अपने दुश्मन के बारे में पता करना था तो सिर्फ मेरे बारे में ही क्यों? टीम में और भी तो लोग हैं। तुम्हारे बारे में तो इसने कुछ भी नहीं कहा। कहीं सच में ये मुझे पर्सनली जानता तो नहीं है? सिगरेट खत्म करने के बाद विवेक ने कर्नल को कॉल लगाया। जहां मोरक्को में आधी रात थी तो वहीं इंडिया में इस वक्त सुबह हो रही थी। यस विवेक। कर्नल, आई हैव अ न्यूज फॉर यू। हाँ बोलो। शैंकिलू मेरे पास है। व्हाट? हाँ, मैंने और सोहेल ने मिलकर उसे किडनैप कर लिया है। विवेक, तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों ना हम क्रिमिनल से खुद डील नहीं करते हैं। हम सिर्फ उन्हें ढूंढते हैं, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। आई नो कर्नल, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। हमारे पास फिलहाल उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वो बार बार मेरे हाथ से निकल जा रहा था। इस बार मुझे बहुत अच्छा मौका मिला था और मैं इसे खोना नहीं चाहता था। कहाँ मिला वो तुम्हें? एक नाइट क्लब में मोरक्कन ड्रग लॉर्ड के साथ उसकी मीटिंग थी। इससे बड़ा सबूत और क्या होता विवेक? वो मोरक्कन ड्रग लॉर्ड के साथ था। तुम्हें उसी वक्त पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था और पुलिस आकर उसे ले जाती। तुमने क्यों किडनैप किया उसे? कर्नल, मुझे उस वक्त जो सही लगा वो मैंने किया। तुमने मुझसे पूछा तो होता। विवेक, तुम SIA यूनिट के एजेंट हो। तुम ऐसे रैश डिसीजंस नहीं ले सकते। तुम्हें अथॉरिटी फॉलो करके ही सारे काम करने हैं। आई अंडरस्टैंड कर्नल, पर उसने मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाया था। मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। कर्नल को अब तक ये बात नहीं पता थी कि सनाया के एक्सीडेंट के पीछे शैंकिलू का हाथ था। विवेक के मुंह से ये बात सुनकर वो चौंक गया। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी वाइफ के एक्सीडेंट के पीछे शैंकिलू का हाथ था? उसने खुद मुझे मैसेज करके बताया था। विवेक, आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, पर तुम इस मैटर को पर्सनल नहीं बना सकते। शैंकिलू देश का भी गुनहगार है और हमें उसे पुलिस के हवाले करना ही होगा। अब उसके साथ तुम कुछ नहीं करोगे। तुम्हें मेरे ऑर्डर्स का वेट करना होगा। विवेक ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। सोहेल अब तक चुपचाप खड़ा होकर विवेक और कर्नल की बातें सुन रहा था।
उसने विवेक के कंधे पर हाथ रखा और उसे अंदर चलने का इशारा किया। विवेक और सोहेल घर के अंदर गए और उन्होंने देखा कि शैंकिलू बैठे बैठे सो रहा था और दरवाजे की आवाज सुनते ही वो नींद से जाग गया। विवेक और सोहेल एक कोने में रखे चेयर्स पर बैठ गए। ये घर बिल्कुल बिखरा हुआ था। वहां की एक खिड़की भी आधी टूटी हुई थी, जिसका कांच जमीन पर बिखरा पड़ा था। शैंकिलू ने विवेक का उतरा हुआ चेहरा देख लिया। क्या हुआ? तुम्हारे कर्नल ने मुझे मारने के ऑर्डर्स नहीं दिए? चुप हो जा। अचानक शैंकिलू जोर जोर से हंसने लगा। विवेक, तुम अपनी बीवी का बदला मुझसे नहीं ले पाओगे। बदला तो मैं तुमसे लूंगा। विवेक ने तीखी नजरों से शैंकिलू की तरफ देखा। शैंकिलू चुपचाप बैठने वालों में से नहीं था। उसे तो बातों से ही विवेक का दिमाग खराब करना था। वैसे विवेक, तुम्हारा ये उदास चेहरा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बचपन में जब तुम उदास हो जाते थे तब खेतों के बीच में जाकर बैठ जाते थे और फिर तुम्हारी माँ तुम्हें मनाने आया करती थी। अब शैंकिलू की बातें सुनकर सोहेल का दिमाग भी खराब होने लगा था। उसने पास में पड़ा हुआ कपड़े का एक टुकड़ा उठाया और उसे ले जाकर शैंकिलू के मुंह में डालने ही वाला था कि विवेक ने उसे रोक दिया। नहीं सोहेल, इसे बोलने दो, मैं सुनना चाहता हूँ। सोहेल ने देखा कि इस बार विवेक के चेहरे पर कंफ्यूजन नहीं बल्कि हैरानी दिखाई दे रही थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे कि शैंकिलू ने अभी अभी जो बात बोली थी वो 16 आने सच थी। सोहेल पीछे हट गया और विवेक शैंकिलू के पास आया। ये बात कैसे जानते हो तुम? मैं तो और बहुत कुछ जानता हूँ विवेक। तुम्हें याद है, तुम अपने पापा का हाथ पकड़कर हर वेडनेसडे मार्केट जाते थे और खिलौने लेने की जिद करते थे। कौन सा खिलौना था वो? हाँ, याद आया, वो ताली बजाने वाला बंदर। सोहेल ने देखा कि अब विवेक का चेहरा और सीरियस होता जा रहा था और उसकी आंखों में एक दर्द दिखाई देने लगा था। तुम्हारे पापा ने जैसे तैसे पैसे जोड़कर तुम्हारे लिए वो खिलौना खरीद भी दिया था, पर एक दिन वो टूटा हुआ तुम्हें तुम्हारे खेत के बीच में मिला था, है ना? अब विवेक और कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने जाके शैंकिलू का कॉलर पकड़ लिया। बताओ, कौन हो तुम और कैसे जानते हो मेरे बारे में ये सब? इस बार सोहेल ने विवेक को नहीं रोका और चुपचाप घर से बाहर चला गया। विवेक ने कई बार शैंकिलू का मुंह खुलवाने की कोशिश की, पर शैंकिलू ने उसे नहीं बताया कि वो विवेक के बारे में इतना सब कैसे जानता है। वो बस उसके बचपन के और कई किस्से विवेक को सुनाने लगा। आखिर में थक हार कर विवेक घर से बाहर आया और उसने देखा कि सोहेल फोन पर किसी से बात कर रहा था। कर्नल, मैं कह रहा हूँ, इस शैंकिलू का विवेक से पक्का कोई कनेक्शन है। तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो सोहेल? कर्नल, मैंने उन दोनों की बातें सुनी है। वो विवेक के पास्ट के बारे में लगभग सब कुछ जानता है। कोई सिर्फ माइंड गेम्स खेलने के लिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा सकता। मुझे तो लगता है कि शैंकिलू की विवेक से कोई पुरानी दुश्मनी है। हाँ, हो सकता है, पर हम इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। वैसे अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। उन दोनों पे नजर रखना और मुझे बीच बीच में अपडेट देते रहना। सोहेल ने फोन काटा और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने विवेक खड़ा था। विवेक के चेहरे को देखकर सोहेल समझ गया कि विवेक ने उसकी बात सुन ली है। वो विवेक से नजरें चुराने लगा। सोहेल, मुझे पता है कि हमें कर्नल को अपडेट देनी होती है, पर ऐसे मेरे पीठ पीछे तुम उन्हें मेरी अपडेट क्यों दे रहे हो? क्योंकि कर्नल ने मुझसे ये करने को कहा है। वैसे भी आपसे पहले मैं उनसे मिला हूँ और वो मेरे बॉस हैं। मेरी लॉयल्टी आपसे ज्यादा उनके साथ है। मैं समझता हूँ सोहेल, लेकिन बस करो, मैं अब और आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। विवेक को अचानक सोहेल के बर्ताव में बदलाव दिखा। उसने आज तक सोहेल को हंसते खेलते और मजाक मस्ती करते देखा था, तो आज उसे गुस्से में देखकर विवेक को थोड़ा अजीब लगा। क्या हुआ सोहेल, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? क्योंकि इस आदमी की आपसे पर्सनल दुश्मनी है और इसी वजह से वो चाइना से आपके पीछे लगा हुआ है। हाँ, हो सकता है, लेकिन इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? और तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हेमंत आपके साथ नहीं होता तो शायद आज जिंदा होता। सोहेल की बात विवेक के दिल में खंजर की तरह चुभी। इन कुछ दिनों में विवेक सोहेल के बहुत क्लोज आ चुका था और विवेक SII यूनिट के हर एक मेंबर को दिल से अपनी फैमिली मानता था। तुम्हें सच में लगता है कि हेमंत की मौत का कारण मैं हूं?
पता नहीं, पर हाँ, इतना कह सकता हूँ कि आपके हिस्से की गोली हेमंत को लगी है। ये कहकर सोहेल वहां से चला गया। विवेक ने देखा कि सोहेल घर के अंदर नहीं गया, बल्कि घर से दूर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। विवेक वैसे ही पहले से इस गिल्ट में जी रहा था कि वो हेमंत को नहीं बचा पाया, पर अब सोहेल की बात सुनकर वो और बुरा महसूस करने लगा था। क्या सोहेल सच कह रहा है? हेमंत की मौत का जिम्मेदार मैं हूं? अगर हेमंत मेरे साथ नहीं होता तो आज शायद वो जिंदा होता। ऐसे कई बुरे ख्याल विवेक के दिमाग में चक्कर लगाने लगे। शैंकिलू ने वैसे ही उसे उसके माँ बाप और बचपन की याद दिला दी थी, और अब सोहेल की बातों ने भी उसे बहुत हर्ट किया था। वो चुपचाप एक कोने में बैठकर ऊपर काले आसमान को देखने लगा। विवेक अपने ख्यालों में गुम था कि अचानक उसे अंदर से कुछ आवाज आई। विवेक ने जैसे ही घर के अंदर से एक आवाज सुनी, वो तुरंत खड़ा हुआ और उसने खिड़की से अंदर झांक कर देखा, पर वहां सब कुछ ठीक था। शैंकिलू अपने चेयर में बंधा हुआ बैठा था और सो रहा था। विवेक इस समय बहुत उदास था और इसलिए उसका दिमाग भी ज्यादा नहीं चल रहा था। उसने उस आवाज को इग्नोर किया और वापस नीचे बैठ गया। वो इस वक्त बहुत अकेला महसूस कर रहा था और उसे सनाया की याद आई। उसने सनाया को कॉल किया। हेलो गुड मॉर्निंग बेबी। विवेक, इतनी सुबह सुबह? एक मिनट, वहाँ तो अभी रात होगी ना? तुम सोए नहीं? सोया था, पर अचानक नींद खुल गई और मुझे तुम्हारी याद आने लगी, इसलिए सोचा कॉल कर लूं। विवेक सनाया से अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहा था ताकि सनाया उसकी आवाज में छुपी उदासी को ना समझ पाए, पर सनाया विवेक से प्यार करती थी और उसकी अनकही बातों को भी समझ लेती थी। विवेक, इज एवरीथिंग ऑल राइट? कुछ हुआ है क्या? तुम ठीक तो हो? हाँ बेबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताए ना, बस तुम्हारी याद आ रही थी। अगर इतनी ही याद आती है मेरी, तो फिर मेरे पास आ क्यों नहीं जाते तुम? आऊंगा सनाया, बहुत जल्दी आऊंगा। आखिर मुझे भी तो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है और प्रेगनेंसी में तुम्हारा ख्याल भी तो रखना है। और कब तक चलेगा तुम्हारा ये मिशन? पता नहीं सनाया, मैं कुछ कंफर्म नहीं बता सकता, बट आई प्रॉमिस यू, मिशन खत्म होते ही मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। विवेक को फिर से अंदर से एक आवाज आई। रुको सनाया, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। विवेक ने जैसे ही खिड़की से अंदर झांक के देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर चेयर खाली थी और शैंकिलू वहां पर नहीं था। विवेक तुरंत अंदर गया और उसने देखा कि खिड़की खुली हुई थी। वो भागता हुआ बाहर आया और जब खिड़की के पास गया तो देखा कि वहां पर एक बिल्ली खड़ी हुई थी। विवेक को देखते ही वो बिल्ली वहां से भाग गई। विवेक को लगा कि शैंकिलू अभी अभी भागा है, क्योंकि उसे जस्ट अभी खिड़की की आवाज आई थी। वह आसपास ही शैंकिलू को ढूंढने लगा, पर उसे शैंकिलू कहीं दिखाई नहीं दिया। विवेक समझ गया कि अभी जो उसे आवाज आई थी वो बिल्ली की करतूत थी और शैंकिलू पहले ही वहां से चुपचाप भाग चुका था, क्योंकि अगर वो अभी भागा होता तो ज्यादा दूर नहीं जा पाता। ओह माय गॉड! विवेक को फिर अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो फिर दौड़ता हुआ घर के अंदर गया, इस उम्मीद से कि शायद शैंकिलू वहां होगा, पर वहां सोहेल खड़ा था। सोहेल का गुस्सा अब तक ठंडा हो चुका था और उसे इस बात का एहसास था कि उसने गुस्से में विवेक को कई गलत बातें बोल दी थी और उसे इस बात का पछतावा भी था। पर इस वक्त खाली चेयर देखकर सोहेल शॉक में था, इसलिए पछतावा उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा था और विवेक इस बात को समझ नहीं पाया। विवेक भाई, ये कहाँ चला गया? आपने इसे जाने कैसे दिया? विवेक को लगा कि सोहेल अब भी गुस्से में है। तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? तुम खुद भी तो यहाँ से भाग गए थे। सोहेल के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। विवेक को पता था कि सोहेल से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। उसने आजू बाजू देखना शुरू किया और उसे समझ आया कि कांच के एक टुकड़े से शैंकिलू ने रस्सी को काटा था और भागने में कामयाब हो गया था। वो बाहर जाने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी उसकी नजर दरवाजे के पास पड़ी एक छोटी सी पॉकेट डायरी पर गई। विवेक ने वो डायरी उठाई और उसे ध्यान से देखा। वो डायरी बहुत ही पुरानी दिखाई पड़ रही थी और उसके कई सारे पेजेस फटे हुए थे। उसके अंदर एक इंडियन कपल की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी। उस आदमी का चेहरा शैंकिलू से मिलता जुलता था। विवेक समझ गया कि ये डायरी भागते वक्त शैंकिलू के पॉकेट से गिरी है और उसे ये भी समझ आ गया कि ये डायरी उसके लिए बहुत स्पेशल है।
क्योंकि इतनी पुरानी डायरी कोई ऐसे ही पॉकेट में लेकर नहीं घूमता। उसे उस डायरी में एक पेज पर एक एड्रेस लिखा हुआ मिला। वो एड्रेस पंजाब का ही था और वो भी उसी के गांव का। विवेक को समझ नहीं आया कि शैंकिलू की डायरी में उसके गांव का एड्रेस क्यों लिखा हुआ है। अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है, अभी मुझे शैंकिलू को ढूंढना है। विवेक तुरंत घर से बाहर निकला और गाड़ी लेकर निकल गया शैंकिलू को ढूंढने। विवेक के घर से बाहर जाते ही सुहेल ने कर्नल को कॉल किया। यस सोहेल, एवरीथिंग्स गुड? नहीं कर्नल, एक बैड न्यूज है। अब क्या हुआ? शैंकिलू भाग गया है। व्हाट? ये क्या कह रहे हो तुम दोनों की निगरानी में वो कैसे भाग सकता है? कर्नल, वो एक्चुअली विवेक और मेरा एक छोटा सा झगड़ा हो गया था और मैं कुछ दूर चला गया था। जब वापस आकर देखा तो वो गायब था। विवेक क्या कर रहा था? पता नहीं। पता नहीं तुम लोगों ने ये कैसे होने दिया। तुम लोग मेरे वन ऑफ द बेस्ट सोल्जर्स हो और तुम लोग इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बच्चों को वहां भेज दिया है। अब जाकर ढूंढो उसे और कुछ खबर मिलते ही मुझे कॉल करो। कर्नल ने गुस्से में कॉल काट दिया और सुहेल भी तुरंत घर से बाहर निकले। उसने देखा कि विवेक वहां नहीं था और गाड़ी भी गायब थी। ये विवेक भाई भी ना गुस्से में अकेले ही गाड़ी लेकर निकल गए। अब मुझे पैदल ही उस शैंकिलू को ढूंढना पड़ेगा। विवेक कार में बैठकर जगह जगह शैंकिलू को ढूंढ रहा था। उसने कार की स्पीड बहुत कम रखी हुई थी। स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से उस इलाके में बहुत अंधेरा था और उसने अपने मोबाइल का टॉर्च जला रखा था। वो कुछ दूर आ चुका था पर उसे कहीं भी शैंकिलू का नाम और निशान नहीं मिला था। इतनी जल्दी आदमी कहाँ भाग सकता है? चलते चलते विवेक एक छोटे से जंगल के पास पहुंचा। विवेक को उस जंगल की तरफ से कुछ आवाज आई और उसे लगा कि शायद शैंकिलू उसी तरफ भागा होगा। वो धीरे धीरे गाड़ी चलाता हुआ उस जंगल के रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसकी आंखें उल्लू की तरह खुली हुई थी और वो गौर से हर तरफ देख रहा था। अचानक उसे एक पेड़ दिखाई दिया जिस पर कुछ लाल लाल लगा हुआ था। विवेक गाड़ी से बाहर आया और जाकर उस पेड़ पर लगी उस लाल चीज को टच किया, फिर उसे स्मेल किया। ये तो खून है और बिल्कुल ताजा लग रहा है। लगता है शैंकिलू इसी तरफ गया है। विवेक तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और उसी रास्ते जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद विवेक को एक छोटा सा घर दिखाई दिया। पिछले घर की तरह ये घर भी जंगल के बीच में अकेला खड़ा हुआ था। विवेक को अपने रास्ते में इसके अलावा और कोई घर दिखाई नहीं दिया था। उसने उसके घर के सामने गाड़ी रोक दी और गाड़ी से बाहर निकला। उस घर के अंदर कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। विवेक जैसे ही उस घर के दरवाजे के पास गया उसे वहां कुछ पैरों के निशान दिखाई दिए। ये शैंकिलू पक्का इसी घर के अंदर होगा, पर वो बहुत चालाक है। मुझे बहुत सावधानी से उसे पकड़ना होगा। एक काम करता हूँ, पहले घर के अंदर देख लेता हूँ कि वो बैठा कहाँ है। विवेक दबे पांव उस घर की खिड़की के पास गया। उसने खिड़की से अंदर झांका पर उसे वहां पूरा अंधेरा दिखाई दिया। विवेक कुछ देर खड़ा होकर अंदर देखता रहा और तभी अचानक उसे दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। विवेक को उस अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। एक पल के लिए वो डर गया। उसे लगा कि कहीं कोई जंगली जानवर अंदर ना हो, पर इतनी दूर आकर वो वापस नहीं जा सकता था और उसे पूरा यकीन था कि शैंकिलू अंदर ही होगा। उसे पकड़ने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वो दबे पांव दरवाजे के पास गया पर उसने देखा कि दरवाजे पर कोई ताला नहीं लगा हुआ था और ना ही अंदर से कुंडी लगी हुई थी। विवेक ने दरवाजा खोला और अपने फोन के फ्लैशलाइट के सहारे अंदर गया। ये घर पिछले वाले घर से अलग था। यहाँ फर्नीचर दिखाई दे रहा था और ये पुराना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई यहाँ रहता हो। विवेक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और अचानक उसके पैर में कुछ टच हुआ। विवेक झटके से पीछे हटा और तुरंत उसने नीचे टॉर्च मारा। उसने देखा कि एक बिल्ली उसके पैर के पास खड़ी हुई है। विवेक समझ गया कि बाहर से उसे जो चमकती हुई आंखें दिखाई दी थी वो इस बिल्ली की ही थी। पता नहीं आज ये सारी बिल्लियां मुझे ही क्यों दिखाई दे रही हैं। विवेक कुछ देर उस घर में घूमता रहा और इधर उधर देखा पर उसे कहीं शैंकिलू दिखाई नहीं दिया। ना ही उस घर में कोई और आदमी था। अगर यहाँ कोई नहीं है तो बाहर कदमों के निशान किसके थे? और वो खून? विवेक को एक और दरवाजा दिखाई दिया जो घर के पीछे की तरफ था। विवेक उस दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर वो बाहर से बंद था। विवेक वहां से जाने के लिए
जैसे ही पीछे मुड़ा, उसकी नजर पास के कोने पर गई जिसके बगल में सोफा रखा हुआ था और उस कोने में उसे दो पैर दिखाई दिए। विवेक ने अपना टॉर्च उस तरफ किया और जब उसने झांक कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और वो शैंकी लू की नहीं थी। विवेक इस डेड बॉडी को नहीं पहचानता था। अभी कुछ ही सेकंड्स हुए थे कि अचानक उसे पुलिस का सायरन सुनाई देने लगा। उसके पैर वहीं पर जम गए। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो शैंकी लू को ढूंढता हुआ इस घर के अंदर आया था। उसे यहां एक डेड बॉडी मिली और अब पुलिस। विवेक अपना सर पकड़कर वहां खड़ा हो गया। अचानक उसे कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। वो समझ गया कि पुलिस अंदर आने वाली है। तभी अचानक पीछे का वो दरवाजा खुला जहां पर विवेक खड़ा हुआ था और किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचा। विवेक जैसे ही बाहर गया उसने देखा सोहेल उसके सामने खड़ा था। सोहेल ने विवेक को चुप रहने का इशारा किया और दबे पांव उसे जंगल के अंदर ले गया। कुछ दूर जाकर वो लोग झाड़ियों के पीछे छुप गए। वहां से छुपकर वो लोग पुलिस वालों को देखने लगे और उनके जाने का इंतजार करने लगे। वो दोनों उस वक्त ज्यादा दूर नहीं भाग सकते थे क्योंकि अगर वो थोड़ी भी आवाज करते तो पुलिस उनके पीछे लग जाती। इसलिए उन्होंने छुपे रहना ही ठीक समझा। पुलिस वालों ने इधर उधर चेक किया और कुछ देर में डेड बॉडी लेकर वहां से निकल गए। पुलिस वालों के दूर जाते ही विवेक और सोहेल झाड़ियों के पीछे से बाहर आए। शैंकी लू मिला? विवेक ने ना में सर हिलाया। तुम्हें? नहीं, पर हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। हमें उसे ढूंढना ही होगा। वो यहीं कहीं होगा। विवेक भाई, मुझे नहीं लगता वो यहीं कहीं होगा। अगर होता तो अब तक मिल जाता। मैंने पूरा इलाका छान मारा है। मेरे ख्याल से अब हमें वापस चलना चाहिए। कोई नया प्लान बनाकर उसे फिर से ढूंढ लेंगे। वैसे भी अभी बाल बाल बचे हैं। विवेक को सोहेल की बात सही लगी और उसने हाँ में सर हिलाया। पर जाएंगे कैसे? जिस गाड़ी में आए थे उसी में। ये कहकर सोहेल आगे चलने लगा। विवेक ने अब तक सोहेल को डेड बॉडी वाली बात नहीं बताई थी। पुलिस ने उस गाड़ी को जरूर चेक किया होगा, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा हो कि गाड़ी घर के सामने खड़ी है तो ओनर की ही होगी। पर उस गाड़ी में जाना सही नहीं होगा। विवेक तेज कदमों से सोहेल के पास गया। नहीं, हम उस गाड़ी में नहीं जा सकते। क्यों? वो मैं तुम्हें होटल पहुंचकर बताऊंगा। बस अभी मेरी बात मान लो। पर होटल तो यहाँ से बहुत दूर है। चलते चलते सुबह हो जाएगी। जाएंगे कैसे? किसी से लिफ्ट ले लेंगे। सोहेल ने विवेक की बात मानी और वो लोग रोड पर आकर खड़े हो गए। 1 घंटा बीत गया पर उन्हें वहां से कोई गाड़ी जाती हुई नजर नहीं आई। विवेक भाई, मैं और खड़ा नहीं रह सकता। प्लीज चलो, वो गाड़ी ले चलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस फिर से यहाँ आ जाए। विवेक भी अब थक चुका था और उसे भी पता था कि ये सुनसान इलाका है। यहाँ गाड़ियां बहुत कम आती हैं। उसने सोहेल की बात मानी और वही गाड़ी लेकर अपने होटल की तरफ निकल गया। अगली सुबह विवेक की नींद खुली तो उसने देखा कि सोहेल बैल्कनी पर खड़ा हुआ था। वो सोहेल के पास गया और उसे कल रात की पूरी बात बता दी। अच्छा, इसलिए आप वो गाड़ी लाने से मना कर रहे थे? विवेक ने हाँ में सर हिलाया। आप उस डेड बॉडी के बारे में मत सोचो। उस केस को सॉल्व करना यहाँ की पुलिस का काम है और हमारा काम है उस शैंकी लू को पकड़ना जिसे हमने फिर से खो दिया। सच कह रहे हो। वैसे कल रात के लिए सॉरी। विवेक भाई, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। पता नहीं गुस्से में मैंने आपसे क्या क्या कह दिया। आप प्लीज मेरी बातों को दिल पे मत लेना। आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं। तभी अचानक विवेक के पास कर्नल का कॉल आया। विवेक, तुम्हें शैंकी लू मिला? नहीं कर्नल। आई कांट बिलीव दिस। विवेक, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। तुम इतनी गलतियां कैसे कर सकते हो? पहले मुझसे पूछे बिना तुमने उसे किडनैप किया और फिर तुम दोनों की निगरानी में वो भाग गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इस बात पर मैं गुस्सा करूं या हंसूं। कर्नल, मैं उसे दोबारा ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। विवेक, सच बताओ, क्या तुम उसे पहले से जानते हो? उसकी तुमसे कौन सी पर्सनल दुश्मनी है? कर्नल, मेरा यकीन कीजिए, मैं उसे पहले से नहीं जानता। मुझे तो इस मिशन में आने के बाद ही पता लगा कि शैंकी लू नाम का भी कोई आदमी है। ओके, ठीक है। कर्नल ने फोन तो काट दिया और उसने तुरंत ही सोहेल को मैसेज करके विवेक पर नजर रखने के लिए कह दिया। उसे विवेक की बात पर पूरा यकीन नहीं था। दोपहर के वक्त विवेक अपने होटल रूम में बैठा हुआ था और उसके हाथ में शैंकी लू की वो डायरी थी। वो लगातार उसमें लिखे एड्रेस को देख रहा था। सोहेल इस वक्त कहीं बाहर गया हुआ था। मुझे किसी भी हाल में इस एड्रेस के बारे में पता लगाना ही होगा।
तभी मैं शैंकिलू की असलियत जान पाऊंगा। ये सोचते ही उसके मन में सिर्फ एक इंसान का ख्याल आया और उसने तुरंत कॉल किया। हेलो। शालिनी, मुझे एक बहुत जरूरी काम था। हाँ बोलो। मुझे एक एड्रेस के बारे में पता करवाना था। मैं तुम्हें मैसेज में एड्रेस सेंड कर रहा हूं। इस बारे में जो भी पता चल जाए मुझे तुरंत बताना। विवेक शाम को अपनी बालकनी पर खड़ा हुआ था और रोड में आती जाती गाड़ियों को देख रहा था। तभी उसके पास शालिनी का कॉल आया। हाँ शालिनी, कुछ पता चला? हाँ विवेक, पंजाब के इस घर में एक फैमिली रहती थी, लेकिन 20 साल पहले ही वो इस घर को छोड़कर चले गए थे। उसके बाद से वहाँ कोई नहीं रहता। फैमिली का नाम? कोई गिल फैमिली थी और कुछ बिजनेस था उनका। कैसा बिजनेस? वो तो नहीं पता। ओके, और कुछ पता चल पाया क्या? नहीं विवेक, फिलहाल तो इतना ही पता चला है। आगे कुछ पता चला तो तुम्हें बताती हूँ। वो मैं अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जब विवेक ने दरवाजा खोला तो उसके सामने पुलिस खड़ी थी। विवेक ने जैसे ही सामने पुलिस को देखा, उसके होश उड़ गए। वो रात की गाड़ी वाली बात अब तक उसके दिमाग में थी। मिस्टर योगेश? नो इज देयर मिस्टर योगेश इन रूम? नो योगेश। ओ सॉरी, रॉन्ग रूम। ये कहकर वो पुलिस वाले वहां से चले गए और विवेक की जान में जान आई। इंस्पेक्टर शालिनी अब भी उसके साथ कॉल पर थी। क्या हुआ? कौन था? कोई नहीं, वो गलत रूम में आ गए थे। अच्छा, वैसे तुम्हें इस एड्रेस के बारे में क्यों जानना था? मैं श्योर नहीं हूँ, पर इंडिया में अभी जो ड्रग्स की वजह से डेथ्स हुई हैं, उनके पीछे जिस आदमी का हाथ है उसका कुछ लेना देना है इस एड्रेस से। कौन है वो आदमी? वो तो मैं तुम्हें अभी बता नहीं सकता। तुम हमेशा ऐसी आधी अधूरी बात ही करते हो मुझसे। आई एम सॉरी शालिनी, पर प्लीज तुम उस एड्रेस के बारे में और कुछ पता करने की कोशिश करना। ठीक है, मुझे कुछ पता चलता है तो मैं फौरन तुम्हें बताऊंगी। विवेक सोहेल के साथ अपने होटल रूम में बैठकर आगे का प्लान सोच रहा था। तभी उसके पास कर्नल का कॉल आया। विवेक ने कॉल उठाकर स्पीकर पर डाल दिया। यस कर्नल। विवेक, तुम लोगों ने आगे का क्या सोचा है? सोहेल और मैं बस वही प्लान कर रहे थे कर्नल। विवेक, आई थिंक तुम लोगों को इंडिया वापस आ जाना चाहिए। व्हाट? ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है ना शैंकिलू अब भी खुलेआम घूम रहा है। आई नो, पर वो बहुत ही चालाक और खिलाड़ी आदमी है विवेक। उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। आई नो, लेकिन ये सोचकर हम मिशन अधूरा तो नहीं छोड़ सकते। मैं मिशन अधूरा छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि इंडिया वापस आ जाओ और फिर हम कुछ सोचते हैं। नहीं कर्नल, उसे पकड़े बिना मैं इंडिया वापस नहीं आऊंगा। विवेक, तुम्हें नहीं लगता कि अगर उसे हमारे हाथ लगना होता तो अब तक लग चुका होता? हम कुछ तो गलती कर रहे हैं ना। आई नो कर्नल, पर विवेक, हमारे जाल में फंसने के बाद वो भागा है। अब तो उसे हमारे प्लान्स भी ऑलमोस्ट पता चल चुके हैं। तुम्हें लगता है कि वो पकड़ में आएगा? मेरे यहाँ सोर्सेस हैं, मैं उनसे कुछ ना कुछ पता करवा लूंगा। अभी जो हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो मोरक्को में रुकने वाला है। आई एम प्रिटी श्योर वो दूसरी कंट्री में भागने की तैयारी में होगा, या फिर अब तक भाग भी चुका होगा। कर्नल, वो जहां जाएगा मैं उसके पीछे जाऊंगा। आई एम सॉरी, पर मैं इंडिया वापस नहीं आ सकता। अब तक सोहेल चुपचाप दोनों की बातें सुन रहा था, पर अब उसने अपना मुंह खोलना जरूरी समझा। इस बात में मैं विवेक भाई के साथ हूं कर्नल। ये मेरा पहला इतना बड़ा मिशन है और इसे अधूरा छोड़कर मैं भी नहीं आना चाहता। प्लीज हम पे यकीन रखिए, हम कुछ भी करके उसे पकड़ ही लेंगे। ओके, अगर तुम लोग इतने कॉन्फिडेंट हो तो फिर रुक जाओ, लेकिन अब तुम लोग खुद से ही कुछ नहीं करो। तुम्हें मेरे ऑर्डर्स का वेट करना होगा। मैं यहाँ की और मोरक्को की अपनी टीम से डिस्कस करके तुम्हें आगे का प्लान बताऊंगा, और जब तक मेरे ऑर्डर्स नहीं मिलते तब तक तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। अगर बोर लगे तो साइट सीइंग पे चले जाओ, मोरक्को घूम लो। ओके कर्नल। कॉल करते ही सोहेल ने विवेक का चेहरा देखा। उसे समझ आ गया कि विवेक इस बात से खुश नहीं है। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो आप? नहीं, कुछ नहीं। ये कहकर विवेक वहां से उठकर बैल्कनी में चला गया और एक सिगरेट जलाकर आसमान की तरफ देखने लगा। मैं कर्नल के प्लान का वेट नहीं कर सकता। पता नहीं वो कब तक प्लान बनाएंगे और क्या प्लान बनाएंगे। वैसे भी उनके प्लान में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जब तक इस शैंकिलू को मैं पकड़ नहीं लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा। और अब तो मुझे ये भी जानना है
कि वो मेरे पास्ट के बारे में इतना कुछ जानता कैसे है। अगर मैंने वेट किया और वो मोरक्को से बाहर चला गया तो नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। विवेक पीछे मुड़ा और उसने एक नजर सुहेल पर डाली, जो अब भी विवेक को ही देख रहा था। विवेक वापस पीछे मुड़ गया। क्या करूं? सोहेल को बता दूं? नहीं, इसे तो कुछ भी बताओ तो ये कर्नल को बता देता है। मुझे अब अकेले ही काम करना पड़ेगा, पर इससे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ करना होगा। रात को विवेक और सुहेल एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे। उन्होंने वहां मोरक्को की एक फेमस डिश हरीरा ऑर्डर की थी, जिसके साथ हरीसा नाम की एक चीज थी, जो कि नॉर्थ अफ्रीकन मिर्ची का पेस्ट था। विवेक भाई, मैं यहाँ का खाना खा खा के थक चुका हूँ। हम कब इंडिया वापस जाएंगे और मैं कब आराम से दाल चावल रोटी सब्जी खा पाऊंगा? क्या बात है, पहले तो तुम बहुत एक्साइटेड थे मोरक्को की डिश खाने के लिए, अब क्या हुआ? पहले था ना, पर अब तो कितने दिन हो गए, अब मैं पक चुका हूँ। एक तो यहाँ आसपास कहीं इंडियन रेस्टोरेंट भी नहीं है। फिर सुहेल ने वो हरीसा दोबारा टेस्ट किया। हाँ, बस एक चीज अच्छी है, ये मिर्च की चटनी। मजा आ गया है सिखाकर। मजा तो तुम्हें आ रहा है, लेकिन इसके चक्कर में जो तुम 2 बोतल पानी खत्म कर चुके हो, उसका क्या? अब इतनी तीखी है तो मैं क्या करूं? विवेक सुहेल को देखकर हंसने लगा। सोहेल, ये तो तुम्हारा पहला मिशन है। अब आदत डाल लो बाहर का खाना खाने की, क्योंकि आगे विदेश के कई चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। हाँ वो तो है, पर मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार से जब दूसरी कंट्री में जाना हो तब अपना खुद खाना बना के ले जाया करूंगा। और सोच रहा हूँ कि मसाले भी इंडिया से ही ले आऊंगा, वहां के मसालों में अपनापन है। नाइस प्लान, जरूर करना ये। अच्छा चलो, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। मैं भी चलता हूँ, कुछ ज्यादा ही पानी पी लिया। तो फिर एक काम करो, तुम होकर आओ, तब तक मैं बिल पे कर देता हूँ। सुहेल को विवेक की साथ न चलने वाली बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने इग्नोर किया, क्योंकि उसका वॉशरूम जाना अभी ज्यादा जरूरी था। कुछ देर में जब सुहेल वापस आया तो उसे विवेक कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने पूरा रेस्टोरेंट छान मारा, वहां के हर एक स्टाफ से पूछ लिया, पर किसी ने विवेक की कोई खबर नहीं दी। विवेक भाई तो अपने रास्ते निकल गए, अब कर्नल से क्या कहूंगा? विवेक ने अपने सोर्सेस से बात की और शैंकिलू के बारे में पूछा, पर हर बार की तरह किसी को उसकी कोई खबर नहीं थी। लेकिन उसे एक छोटी सी लीड मिल गई। विवेक को पता चला कि मोरक्कन ड्रग लॉर्ड का एक खास आदमी रोज एक नाइट क्लब में जाता है, और क्योंकि शैंकिलू की मोरक्कन ड्रग लॉर्ड से एक डील चल रही है, तो शायद उस आदमी से शैंकिलू का कुछ पता मिल सके। हालांकि ये कोई सॉलिड लीड नहीं थी, पर इस वक्त विवेक के पास इसके अलावा और कुछ नहीं था, इसलिए वो उस नाइट क्लब में पहुंच गया। विवेक ने देखा कि वो आदमी उस क्लब में एक कोने के सोफे पर बैठा हुआ था। उसके सामने दारू की कई ग्लासेस रखी थी और उसके आजू बाजू 2-3 लड़कियां बैठी हुई थी। विवेक जानबूझकर उस आदमी के सामने से गुजरने लगा। वो उस आदमी का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था। जब विवेक ने 4-5 राउंड लगा लिए, तब उस आदमी को भी विवेक पर शक होने लगा। वो अपनी जगह से उठा और पीछे से जाकर विवेक के कंधे पर हाथ रखा। विवेक पीछे मुड़ा। व्हाट प्रॉब्लम? आई वांट ड्रग्स। विवेक ने अपनी जेब में रखे बहुत सारे पैसे उस आदमी को दिखाए और उसे बाहर चलने को कहा। वो आदमी विवेक के पीछे चला गया। विवेक उसे क्लब से बाहर एक कोने में ले गया, जहां किसी का आना जाना नहीं था। विवेक ने मौका देखते ही उस आदमी को दीवार से चिपका दिया और तुरंत अपनी पॉकेट से गन निकालकर उस आदमी के सर पर तान दिया। Where is शैंकिलू? आई डोंट नो। टेल मी, वरना सारी गोलियां तेरे अंदर डाल दूंगा। इंडिया, शैंकिलू, इंडिया। विवेक जैसे ही घर पहुंचा, सुहेल एकदम से उस पर टूट पड़ा। विवेक भाई, अब मैंने तय कर लिया है कि मैं आपको एक पल के लिए भी अपनी आंखों के सामने से गायब नहीं होने दूंगा। आपको जैसे ही मौका मिलता है, आप कहीं ना कहीं उड़न छू हो जाते हो। सोहेल, मैं किसी जरूरी काम से गया था। मुझे तुम्हें ऐसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, पर अकेला जाना भी जरूरी था, वरना बात बिगड़ भी सकती थी। लेकिन आप गए कहाँ थे? मैं शैंकिलू के बारे में पता करने गया था और मुझे साथ नहीं लेकर गए। आपको पता है, आपकी ही वजह से मुझे कर्नल से डांट पड़ने वाली है। मैं आपके साथ यहाँ रहता हूँ, पर फिर भी मुझे बहुत सी चीजों के बारे में पता ही नहीं चल पाता है।
आप अकेले जाकर सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हो, ये सही बात नहीं है। यस विवेक, बताओ क्या अपडेट है? सर, हम तुरंत इंडिया के लिए निकल रहे हैं क्योंकि शैंकिलू भी अब इंडिया जा चुका है। व्हाट? वो आदमी इंडिया में है? आर यू श्योर? सर, 100% कंफर्म न्यूज है। मुझे उसी के एक आदमी से ये खबर पता चली है, इसलिए मैं और सोहेल भी आज की ही फ्लाइट लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। मैंने बुकिंग के लिए कह दिया है। उस आदमी ने इंडिया में इतनी तबाही मचाई है और फिर भी वो आदमी बेधड़क इंडिया चला आया है। ये बात तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है। आखिर उस आदमी का मकसद क्या है? सर, वो तो मुझे भी नहीं पता है, पर मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। आप टीम को तुरंत काम पर लगाइए और शैंकिलू के इंडिया के ठिकानों के बारे में पता लगाने की कोशिश कीजिए। हम अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी सबको अपडेट करता हूँ। सनाया अपने घर पर बैठकर टीवी देख रही थी जब अचानक डोरबेल बजी। इतनी रात हो गई है, इस वक्त कौन आया होगा? सनाया ने सेफ्टी के बारे में सोचते हुए पास में रखा एक बैट उठाया और गेट की तरफ गई। कौन है? बैट से मेरा सर तोड़ना है क्या? बैट छोड़ो और जल्दी दरवाजा खोलो। सनाया ने खुश होकर तुरंत दरवाजा खोला और वो विवेक से लिपट गई। सनाया ने विवेक को इतने जोर से गले लगाया कि सामान लेकर विवेक लगभग पीछे गिरने ही वाला था। उसने तुरंत खुद को संभाला और सनाया को भी पकड़ लिया। सनाया, तुम ठीक तो हो? मैं अब तक ठीक थी, पर अब मैं एकदम परफेक्ट हूँ। विवेक, तुम घर आ गए। अब अंदर आऊं या सारी बातें यही करोगे? सनाया विवेक का हाथ पकड़कर अंदर आई। जल्दी बताओ, क्या तुम अब हमेशा के लिए वापस आ गए हो? हाँ, फिलहाल तो मैं इंडिया वापस आ गया हूँ। फिलहाल मतलब तुम फिर हमें छोड़कर चले जाओगे? विवेक ने सनाया को कसकर गले लगाया और उसे ले जाकर सोफे में बिठा दिया। उसने फिर सनाया के पेट को चूमा और उस पर प्यार से हाथ फेरा। मैं अब तुम दोनों के पास वापस आ गया हूँ और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सनाया, मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में तुमने बहुत कुछ सहा है और मैं अपने काम की वजह से तुम्हारे पास नहीं रह पाया, लेकिन अब मैं तुम्हारी वो शिकायत दूर करना चाहता हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ पूरा टाइम बिताना चाहता हूँ और इस प्रेगनेंसी के सफर में तुम्हारे साथ हर एक एहसास को महसूस करना चाहता हूँ। मैं हमारी जिंदगी के इस अगले सफर को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सनाया ने विवेक के होठों पर किस किया और उसकी आंखें भर आई। वो अपने आप को पिछले कई दिनों में बहुत अकेला महसूस करने लगी थी, पर अब विवेक को अपने करीब पाकर सनाया की खुशी का ठिकाना नहीं था। हेलो हेलो शालिनी। विवेक, क्या तुम इंडिया आ चुके हो? हाँ, मैं इंडिया वापस आ गया हूँ और फिलहाल यहीं रहूंगा। वैसे मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। क्या आप उस एड्रेस या उस परिवार के बारे में कुछ और पता कर पाई हैं? हाँ, फिलहाल तो मुझे कुछ और नई इन्फॉर्मेशन पता चली है। दरअसल ये जो गिल फैमिली थी, ये एक बिजनेस फैमिली थी। उस जमाने में इनका बहुत नाम हुआ करता था, लेकिन फिर अचानक ही इनकी लाइफ में एक हादसा हो गया था। कैसा हादसा? दरअसल जो मिस्टर गिल थे, वो एक फायर एक्सीडेंट में मारे गए थे। उस एक्सीडेंट के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स तो नहीं मिल पाई है, लेकिन वो एक बड़ा हादसा था। उसके बाद ही गिल फैमिली अचानक से गायब हो गई और फिर उनका कोई पता नहीं चल पाया है। मेरे कॉन्टैक्ट्स ने तो वहाँ बहुत पूछताछ करने की कोशिश की थी, पर उन्हें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता चल पाया है। और आपने कहा कि वो बिजनेस करते थे, तो उनका क्या बिजनेस था? उनका कुछ केमिकल्स का ही बिजनेस था और वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनका कोई बिजनेस पार्टनर भी था। बिजनेस पार्टनर? कौन? क्या आपको उस पार्टनर के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली है? नहीं विवेक, फिलहाल तो उस पार्टनर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पर मेरी टीम उस पर काम कर रही है। अगर मुझे कुछ भी पता चला तो मैं तुम्हें तुरंत खबर दूंगी। क्या आप मेरी एक और मदद करेंगे? ये तुम्हारे हेल्प की लिस्ट कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं होती जा रही है? जानता हूँ, एंड उसके लिए सॉरी भी बोल रहा हूँ, पर एक आप ही तो हैं जिनसे मैं ये हेल्प मांग सकता हूँ, इसलिए प्लीज ये आखिरी मदद भी कर दीजिए। मैंने सुना है कि आपने कुछ ड्रग पेडलर्स को पकड़ा है, तो क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? दरअसल मुझे शैंकिलू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और उन लोगों को इसके बारे में पता हो सकता है। नहीं विवेक, मैं इस बात की परमिशन नहीं दूंगी। हमारी टीम उन लोगों से पूछताछ कर रही है और इसमें नारकोटिक्स वाले भी इन्वॉल्व हैं, इसलिए मैं तुम्हें इसमें शामिल नहीं कर सकती। वैसे भी मैं इस मामले को ट्रैक कर रही हूँ और सारी खबर तुम्हें बताती रहती हूँ, फिर तुम्हें खुद क्यों उनसे बात करनी है?
शालिनी, मैं ये सब जानता हूँ, लेकिन फिर भी शायद मैं बात करके उनसे वो खबर जल्दी निकलवा लूंगा। आप एक बार मुझे मौका तो दो। विवेक ने दोबारा कुछ नहीं कहा और उसने कॉल रख दिया। विवेक कॉल रखकर पलटा ही था कि तभी उसका फोन दोबारा बजा। यस कर्नल। हाय विवेक, घर पर सब ठीक है? यस कर्नल, यहाँ सब कुछ ठीक है। सनाया मुझे अपने करीब पाकर काफी खुश है। दैट्स गुड, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसकी ये खुशी ज्यादा समय तक बरकरार रह पाएगी। क्या हुआ कर्नल? आपको शैंकिलू से जुड़ी कोई खबर मिली है? दरअसल गोवा में एक बड़ी रेव पार्टी होने वाली है। सुनने में आया है कि वहां करीब 300 से 350 लोग मौजूद रहेंगे और शायद यहाँ हमें कुछ बड़े डीलर्स भी मिल सकते हैं। वाह कर्नल, ये तो काफी बड़ी खबर है। क्या आपको लगता है कि इसमें शैंकिलू भी शामिल होगा? देखो, वो होगा या नहीं इसके बारे में तो अभी कहना मुश्किल है। मैंने अपने खबरियों को काम पर लगाया हुआ है और उनसे पल पल की अपडेट मांगी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस पार्टी में जाना चाहिए, क्योंकि अगर शैंकिलू खुद नहीं मिला तब भी हमें यहाँ कुछ बड़े ड्रग डीलर्स जरूर मिल जाएंगे जिनके थ्रू शैंकिलू तक पहुंचना आसान हो सकता है। यस, मुझे भी ऐसा लगता है और इसलिए हम यहाँ जरूर जाएंगे। लेकिन तुम्हारी फैमिली? आप उसकी फिक्र मत कीजिए, वो मैं संभाल लूंगा। अगले दिन सुबह विवेक बहुत जल्दी उठ गया था और वो किचन में ही लगा हुआ था। अरे यार, सुबह सुबह कौन शोर कर रहा है? आवाज कम करो। विवेक ने तुरंत ही बर्तनों को संभाला और दबे पैर काम करने लगा। कुछ ही देर में सनाया उठी और वो बेडरूम से आंखें मलते हुए बाहर निकली। विवेक, कहाँ हो? जल्दी आकर मुझे हक करो। अचानक से विवेक ने सनाया को पीछे से आकर हक किया और उसकी आंखों को हाथ से ढक दिया। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है और तुम्हें तुम्हारे सरप्राइज तक पहुंचा रहा हूँ। विवेक सनाया को पकड़कर कुर्सी तक लेकर आया और उसने धीरे से सनाया को डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बिठा दिया। अब आंखें खोलूं? हाँ, अब तुम धीरे से आंखें खोल सकती हो। आंखें खोलते ही सनाया ने अपने सामने खाने का पूरा स्प्रेड देखा। आज मैं सुबह जल्दी उठ गया था तो मैंने सोचा कि आज का नाश्ता मैं बनाता हूँ, इसलिए ये सब बनाया है। लेकिन विवेक, तुमने तो बहुत कुछ बना दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि बच्चे की वजह से अब मैं 2 लोगों का खाना खाती हूँ? अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं पता है कि फिलहाल तुम्हें क्या चीज अच्छी लग रही है और क्या नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी सारी फेवरेट चीजें बना दूं। कुछ ना कुछ तो तुम खा ही लोगी। तुमने इतने प्यार से बनाया है तो मैं सब कुछ ही खाने वाली हूँ। आओ मेरे पास बैठो और मुझे अपने हाथों से खिलाओ। विवेक ने फटाफट प्लेट में खाना परोसा और सनाया को खिलाने लगा। सनाया आज बहुत ज्यादा खुश थी और उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। मैं तुम्हें वो हर चीज देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। मैंने पहले तुम्हें काफी परेशान किया है, पर अब मैं वो सारी कमी पूरी करने आया हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। आई लव यू सनाया। मुझे इतने प्यार की आदत नहीं है, कहीं मेरा शुगर न बढ़ जाए। वैसे मैंने अभी रियलाइज किया कि हम कभी हनीमून पर भी नहीं गए और लोग तो अब बेबी मून भी मनाते हैं। हाँ, मेरी एक फ्रेंड भी अभी अभी अपने बेबी मून से वापस लौटी है और उसने वहाँ बहुत मजे किए हैं। आजकल ये काफी ट्रेंड में चल रहा है। तो बताओ, अगर तुम्हें भी कहीं चलना है? नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, इसलिए सोचकर बताऊंगी। अरे इसमें इतना सोचने की क्या बात है। चलो हम दोनों गोवा चलते हैं। हम कहीं घूमने गए भी नहीं हैं, इसी बहाने तुम्हारी एक अच्छी आउटिंग हो जाएगी। मैं टिकट बुक करवा रहा हूँ। लेकिन विवेक, मेरा काम तो होता रहेगा, पर ये मौका फिर नहीं मिलेगा, इसलिए हम दोनों गोवा जा रहे हैं। अगले ही दिन विवेक और सनाया गोवा पहुंचे और उन्होंने रिजॉर्ट में चेक इन किया। विवेक ने काफी बड़ा और सुंदर रिजॉर्ट बुक किया था और उसने वहां एक स्पेशल वेलकम तैयार करवाया था, जिसे देखकर सनाया की खुशी दुगनी हो गई थी। वाह विवेक, तुम तो बहुत रोमांटिक बन गए हो। ये बच्चे का असर है या बाहर घूमने जाकर कुछ नया सीख कर आए हो? मैं पहले से ही रोमांटिक था, पर शायद कभी तुम्हें वो दिखाने का मौका ही नहीं मिल पाया। खैर, देर आए दुरुस्त आए, क्यों? बिल्कुल दुरुस्त आए। अच्छा, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ।
सुनो, हम लंच के लिए बाहर जाने वाले हैं, तो तुम ज्यादा देर मत करना क्योंकि हमें निकलना पड़ेगा। मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। रूम से बाहर निकलकर विवेक ने कर्नल को मैसेज किया। आई एम इन गोवा। मैं उसी रेस्टोरेंट के पास जा रहा हूँ जिसके बारे में टिप मिली थी। एनी अपडेट? नो न्यू अपडेट, वी विल इन्फॉर्म यू। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? विवेक ने फटाफट फोन अंदर रखा और उसने पलटकर सनाया को देखा। ब्यूटीफुल, जिसमें कोई कमी नहीं है। झूठ मत बोलो, देखो मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। विवेक ने सनाया को अपनी बाहों में लिया और उसके दोनों गालों पर किस किया। किसने कहा कि तुम मोटी हो गई हो? देखो, आज भी तुम मेरी बाहों में समा रही हो। कुछ ही देर में वो दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे। उस जगह पर पहुंचते ही विवेक एकदम अलर्ट हो गया। वो सनाया के साथ चल तो रहा था, पर उसकी आंखें चारों ओर दौड़ रही थी। विवेक ने सनाया को एक टेबल में बिठाया और वो बैठने ही वाला था कि तभी उसकी नजर रुक गई। विवेक गौर से सामने की ओर देखने लगा और उसने अपने सर को इधर उधर झुकाते हुए भी ढंग से देखने की कोशिश की। शायद वो शैंकिलू ही था। अभी तो सामने था, अब अचानक कहाँ गायब हो गया? विवेक सामने की ओर घूरे जा रहा था, तभी सनाया ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। तुम कहाँ खो गए हो? कहीं नहीं, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम ऑर्डर कर दो। अरे लेकिन विवेक। विवेक फटाफट भागकर बाहर की ओर गया जहां उसने उस आदमी को देखा था। उसे अभी भी यकीन था कि उसने शैंकिलू को ही देखा है। तभी उसे कैप पहना हुआ वो आदमी दोबारा नजर आया। विवेक उस आदमी के पीछे पीछे भागता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर मेन रोड पर आ गया। विवेक ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था और इसलिए वो पूरे ध्यान से उस आदमी का पीछा कर रहा था। वो आदमी एक गली में घुसने लगा और विवेक भी उस गली के अंदर जाने लगा। जब विवेक ने देखा कि उसके आसपास कोई और मौजूद नहीं है, तो उसने अपनी रफ्तार तेज की और वो तुरंत उस आदमी के करीब पहुंच गया। विवेक अब इंतजार नहीं कर सकता था और इसलिए उसने झट से उस आदमी की पीठ पर अपना हाथ रखा। क्या हुआ भाई? विवेक ने गौर किया कि जिसको वो शैंकिलू समझकर उसके पीछे भागा था वो तो कोई और ही था। सॉरी, मुझे लगा कि आप कोई और हैं। विवेक वापस से रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगा, तभी उसका फोन बजा। आज मुलाकात करने का मूड नहीं था, बट जल्द ही मिलेंगे। वेलकम टू गोवा। विवेक ने तुरंत चारों ओर देखा पर शैंकिलू कहीं भी नहीं था। लेकिन अब विवेक का शक यकीन में बदल चुका था कि शैंकिलू यहीं गोवा में मौजूद है। वहीं कर्नल भी अपनी टीम के साथ गोवा पहुंच चुके थे। वो सब वहां शैंकिलू को पकड़ने और विवेक का साथ देने आए थे और वो पूरी तैयारी के साथ गोवा पहुंचे थे। कर्नल अपने होटल पहुंचे ही थे, तभी विवेक ने उन्हें कॉल किया। हाय कर्नल, आप लोग सेटल हो गए हैं? हाँ, हम सेटल हो रहे हैं। कर्नल, शैंकिलू गोवा में मौजूद है और उसने मुझे कांटेक्ट किया है। व्हाट? कब और क्यों? वो बस मुझे बताना चाहता था कि उसने मुझ पर नजर रखी हुई है, लेकिन मैंने आपको सावधान करने के लिए कॉल किया है। फिलहाल उसे आपके बारे में खबर नहीं है और हमें उस चीज को वैसे ही रखना है। भले ही उसकी नजर मुझ पर हो, पर आपकी नजर उस पर होनी चाहिए। डोंट वरी विवेक, तुम इस बात की फिक्र मत करो। हमें सीक्रेटली काम करना अच्छे से आता है। कल रात पार्टी है और हम उसके लिए तैयार हैं। वहीं देहरादून में बैठी हुई शालिनी अपना फेसबुक चेक कर रही थी जब उसने अचानक से सनाया की स्टोरी देखी। ये सनाया और विवेक गोवा में क्या कर रहे हैं? कल ही तो मैंने विवेक से बात की थी, पर तब तो उसने मुझे गोवा के बारे में कुछ भी नहीं बताया। शालिनी ने तुरंत फोन उठाकर विवेक को एक मैसेज किया। तुम तो बहुत ही छुपे रुस्तम हो, बिना बताए अकेले अकेले घूमने चले जाते हो। हम बस वेकेशन पर आए हुए हैं। शालिनी वापस से फेसबुक देखने लगी, तभी दोबारा से फोन बजा। हाँ रावत, बोलो। मैम, गोवा में एक रेव पार्टी की टिप मिली है। ये पार्टी कल रात होने वाली है और काफी बड़ी पार्टी होगी। फोन रखते ही शालिनी वापस से फेसबुक में शनाया की स्टोरी देखने लगी। मिस्टर विवेक, ये गोवा ट्रिप सिर्फ वेकेशन तो नहीं लग रहा है।